नमस्ते। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी सोचा है कि एक ही शब्द अलग अलग लोगों के लिए पूरी तरह से अलग मायने कैसे रख सकता है? आज हम शब्दों की उसी छिपी हुई शक्ति को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे सोचने और बात करने के तरीके को तय करती है। चलिए इस रहस्य को मिलकर सुलझाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या शब्दों का मतलब पत्थर की लकीर होता है? जब हम कहते हैं शेर, तो क्या दिमाग में सिर्फ जंगल का वो जानवर आता है, या फिर यह शब्द बहादुरी, ताकत या किसी बहुत वीर इंसान का भी प्रतीक हो सकता है? बस यहीं से हमारी आज की खोज शुरू होती है। और शब्दों की इसी मल्टी लेयर्ड नेचर को समझने में हमारी मदद करता है एक सिद्धांत जिसे कहते हैं शब्द शक्ति। ये भाषा विज्ञान की वो चाबी है जो शब्दों के अंदर छिपे हुए अलग अलग अर्थों के ताले खोलती है। तो आखिर ये शब्द शक्ति है क्या भला? चलिए इसे एक टूल बॉक्स की तरह समझते हैं। हर शब्द उस टूल बॉक्स का एक औजार है और शब्द शक्ति हमें ये सिखाती है कि उस औजार का इस्तेमाल कब, कहाँ और कैसे करना है, चाहे उसका सीधा साधा इस्तेमाल हो या फिर कोई गहरा सांकेतिक मतलब निकालना हो। तो चलिए इस टूल बॉक्स का पहला और सबसे जरूरी औजार उठाते हैं। इसका नाम है अभिधा। ये भाषा की नींव है, वो शक्ति जो हमें शब्दों का सबसे सीधा और सरल यानी डिक्शनरी वाला अर्थ बताती है। और मजे की बात यह है कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारी भाषा के जो प्राचीन विद्वान थे, जो आचार्य थे, उन्होंने इसे बहुत पहले ही समझ लिया था। उन्होंने अभिधा को उस शक्ति के तौर पर डिफाइन किया जो किसी शब्द का मुख्य और सर्वमान्य अर्थ तय करती है, वो अर्थ जिस पर हम सब सहमत हैं। यानी अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो जब कोई कहता है पानी, तो हमारे दिमाग में फौरन वो पीने वाला तरल पदार्थ आता है ना? कोई कविता या मुहावरा नहीं, बस यही है अभिधा, किसी शब्द का सबसे सीधा और पहला अर्थ जो सुनते ही दिमाग में क्लिक कर जाए। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। ये जो सीधा सरल अर्थ है ना, ये भी हमारे सामने 3 अलग अलग तरीकों से आता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले आते हैं रूढ़ शब्द। अब जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये वो शब्द हैं जिनका अर्थ एक तरह से रूढ़ हो गया है, मतलब परंपरा में पक्का हो गया है। रूढ़ शब्द असल में वो शब्द हैं जिनका मतलब हम उनके टुकड़े करके नहीं निकाल सकते। समाज ने, परंपरा ने समय के साथ बस ये तय कर दिया है कि भाई इस शब्द का यही मतलब होगा, बात खत्म। मिसाल के तौर पर शब्द है पेड़ या घोड़ा। अब पे और ड़ को अलग अलग करके कोई मतलब नहीं निकाल सकता है ना। सदियों से हम सब ने उस एक खास चीज को पेड़ कहा है और बस यही इसका रूढ़ अर्थ बन गया। तो ये तो हुए रूढ़ शब्द जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते। अब आते हैं दूसरे टाइप पर, जो इनके बिल्कुल उलट हैं। ये हैं यौगिक शब्द। इन्हें आप बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह सोच सकते हैं। यौगिक शब्द एक तरह से मैथ्स के फॉर्मूले जैसे हैं। इनका मतलब इनके हिस्सों को, पार्ट्स को जोड़ने से बनता है। बस आप इसके टुकड़ों का मतलब समझ लीजिए और पूरे शब्द का अर्थ सामने आ जाएगा। चलिए इसका भी एक उदाहरण देखते हैं। शब्द है पाठशाला। अब इसे तोड़कर देखिए। पाठ यानी पढ़ने की जगह और शाला मतलब घर, दोनों को जोड़ दिया, बन गया पाठशाला। कितना सिंपल है। बिल्कुल वैसे ही दिवाकर मतलब दिन करने वाला यानी सूरज। और अब बारी है तीसरी और मेरे हिसाब से सबसे मजेदार टाइप की, योगरूढ़। जरा सोचिए क्या हो अगर हम रूढ़ और यौगिक इन दोनों की ताकत को मिला दें। योगरूढ़ शब्द असल में हाइब्रिड होते हैं, मतलब ये बनते तो हैं यौगिक शब्दों की तरह, उनके टुकड़ों का एक मतलब होता है, लेकिन इनका इस्तेमाल होता है रूढ़ शब्दों की तरह। परंपरा ने इन्हें किसी एक खास चीज के लिए फिक्स कर दिया है, या कहिए रिजर्व कर दिया है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है शब्द जलज। अब यौगिक तरीके से देखें तो जलज का मतलब हुआ जल में जन्मा हुआ, तो इसमें तो मछली भी आ सकती है, सीप भी, कमल भी, सब। लेकिन परंपरा ने यानी रूढ़ी ने इस शब्द को सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल के लिए पक्का कर दिया है, इसीलिए ये योगरूढ़ है। तो ये थी अभिधा की सीधी साधी दुनिया। लेकिन भाषा सिर्फ इतनी ही तो नहीं है ना, वो तो इससे कहीं ज्यादा गहरी और पेचीदा है। तो चलिए अब गोता लगाते हैं शब्द शक्ति के दूसरे लेवल में, लक्षणा यानी छिपा हुआ या टारगेटेड मीनिंग। अभिधा और लक्षणा के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कोई कहता है रमेश एक गधा है। अब अभिधा के हिसाब से तो इसका मतलब हुआ कि रमेश 4 पैरों वाला जानवर है, जो हो नहीं सकता है ना। यहीं पर लक्षणा अपना काम करती है। वो हमें बताती है कि अरे इसका असली मतलब है रमेश एक बेवकूफ इंसान है। तो लक्षणा शक्ति एक्टिवेट ही तब होती है जब किसी शब्द का सीधा सरल यानी अभिधा वाला मतलब वाक्य में फिट नहीं बैठता। जब मुख्यार्थ या कहें कि मेन मीनिंग का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तब हमारा दिमाग उससे जुड़ा हुआ कोई दूसरा लॉजिकल मतलब ढूंढता है, और बस इसी प्रोसेस को लक्षणा कहते हैं। और इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कुछ उदाहरण देखना, खासकर पोएट्री और लिटरेचर से, जहां लक्षणा का खूब इस्तेमाल होता है। जरा इस वाक्य पर गौर कीजिए। जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए। अब जाहिर सी बात है हम यहाँ किसी असली जानवर शेर की बात तो नहीं कर रहे जो हाथ में तलवार लेकर घूम रहा हो। तो फिर इसका असली मतलब क्या हो सकता है? बिल्कुल, यहाँ सिंह का जो लिटरल मीनिंग है वो तो ब्लॉक हो गया।
तो हम लक्षणा शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सिंह का मतलब निकालते हैं एक बहुत बहादुर योद्धा। क्यों? क्योंकि बहादुरी, वीरता ये शेर का एक गुण है। देखा लक्षणा ने हमें कैसे असली भाव तक पहुंचाया। एक और बहुत खूबसूरत लिटरेरी एग्जाम्पल देखते हैं। उषा मुस्काने तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। अब यहाँ उषा यानी सुबह को एक इंसान की तरह दिखाया गया है, जो मुस्कुरा भी रही है और तीर भी बरसा रही है। शाब्दिक अर्थ तो यहाँ एकदम असंभव है, लेकिन लक्षणा के जरिए कवि सुबह की पहली किरणों की ताजगी और उनकी चुभन भरी सुंदरता को दिखा रहा है। यही वो शक्ति है जो कविता में जान डाल देती है। तो हमने अभिधा का सीधा सरल हाईवे देखा और लक्षणा की सांकेतिक घुमावदार गलियां भी। अब जब हम इन दो शक्तियों को समझ चुके हैं तो ये सोचना कितना दिलचस्प है कि हम अपनी रोज की बातचीत में कितनी बार अनजाने में ही शब्दों के लिटरल मीनिंग से आगे निकलकर बात करते हैं। भाषा सिर्फ जानकारी देने का टूल नहीं है, बल्कि ये तो भावनाओं और इरादों का एक बेहद खूबसूरत और जटिल डांस है। कभी सोचा है कि जो शब्द हम रोज बोलते हैं उनमें कितनी ताकत छिपी हो सकती है? हम शब्द इस्तेमाल तो करते हैं, पर क्या हम उनकी असली गहराई को समझते हैं? आज हम शब्दों की इसी छिपी हुई शक्ति की परतें खोलेंगे और जानेंगे कि ये हमारी दुनिया को कैसे आकार देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर और देखते हैं शब्दों की वो जादुई दुनिया जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल रहती है। अच्छा, एक पहेली से शुरू करते हैं। सोचिए, अगर कोई कहता है मेरा दोस्त तो पक्का सांप है, तो जाहिर है इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका दोस्त सच में कोई रेंगने वाला जानवर है। तो फिर इस बात का असली मतलब क्या है? वो कहना क्या चाहते हैं? और इसी पहेली का जवाब हमें मिलता है एक बहुत ही पुराने और दिलचस्प भारतीय सिद्धांत में, जिसे कहते हैं शब्द शक्ति। जी हाँ, इस ताले की चाबी है शब्द शक्ति। ये भारतीय काव्य शास्त्र का वो सिद्धांत है जो हमें समझाता है कि एक ही शब्द या एक ही वाक्य के अलग अलग मतलब कैसे और क्यों निकलते हैं। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो शब्द शक्ति वो पावर है जिससे कोई भी शब्द अपना मतलब हम तक पहुंचाता है। ये समझ लीजिए कि शब्द के अंदर छिपी हुई एक एनर्जी है जो सही मौके पर अपना काम करती है। जैसा कि विद्वान राजवंश सहाय हीरा ने बहुत खूब कहा है, शब्द शक्ति ही वो चीज है जो हमें शब्द और उसके गहरे मतलब के बीच जो रिश्ता है उसे समझने का मौका देती है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि शब्द शक्ति क्या होती है, तो चलिए अब इसके 3 मुख्य प्रकारों को जानते हैं। यही वो प्रकार हैं जो भाषा को इतना मजेदार बनाते हैं। तो भारतीय काव्य शास्त्र में मुख्य रूप से 3 तरह की शब्द शक्तियां मानी गई हैं। पहली है अभिधा, दूसरी है लक्षणा और तीसरी है व्यंजना। और हाँ, ये सिर्फ 3 अलग अलग नाम नहीं है, ये तो भाषा के 3 अलग अलग लेवल्स हैं। समझ लीजिए, हर शक्ति का अपना एक काम है जो हमें अर्थ की एक नई और गहरी परत तक ले जाता है। अब जरा इस टेबल पर ध्यान दीजिए, ये सब कुछ एकदम साफ कर देगा। देखिए, सबसे पहली शक्ति है अभिधा। ये वाचक शब्द के जरिए हमें वाच्यार्थ देती है, यानी सीधा सीधा मुख्य मतलब। फिर आती है लक्षणा शक्ति, जो लक्षक शब्द से हमें लक्ष्यार्थ तक ले जाती है, यानी उससे जुड़ा हुआ या इम्प्लाइड मीनिंग। और आखिर में है व्यंजना शक्ति, जो व्यंजक शब्द के जरिए व्यंग्यार्थ को सामने लाती है, मतलब वो अर्थ जो छिपा हुआ है, जो सुझाया गया है। बस यही वो ढांचा है जो शब्दों के जादू को मुमकिन बनाता है। चलिए अब इन तीनों शक्तियों की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं और देखते हैं कि ये असल में कैसे काम करती हैं और एक दूसरे से कितनी अलग हैं। शुरुआत करते हैं अभिधा से। इसे प्रथम शक्ति भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी शब्द का मतलब समझने के लिए हमारा सामना सबसे पहले इसी से होता है। ये मतलब की पहली सीढ़ी है। अभिधा को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे डिक्शनरी मीनिंग मान लीजिए। जैसे अगर मैं कहूं शेर, तो दिमाग में तुरंत जंगल के उस ताकतवर जानवर की तस्वीर आती है। बस यही अभिधा है, सीधा, सरल और बिना किसी लाग लपेट की। अब इस तुलना को देखिए, ये इन तीनों शक्तियों का फर्क बिल्कुल साफ कर देगी। शक्ति के हिसाब से देखें तो अभिधा पहली, लक्षणा दूसरी और व्यंजना तीसरी शक्ति है। अब आते हैं अर्थ पर। अभिधा देती है मुख्य अर्थ, लक्षणा देती है सूचित अर्थ और व्यंजना देती है सुझाया गया यानी छिपा हुआ अर्थ। अभिव्यक्ति में क्या होता है? अभिधा में बात एकदम सीधी और साफ होती है। लक्षणा में कहने वाला कुछ कहता है और कुछ छिपाता है, और व्यंजना में तो सब कुछ सुनने वाले की समझ पर छोड़ दिया जाता है, एक इशारे की तरह। इसीलिए महत्व के लिहाज से व्यंजना सबसे ऊपर है, फिर लक्षणा और फिर अभिधा, और आखिर में इनका दायरा। अभिधा सिर्फ शब्द तक ही रहती है, जबकि व्यंजना का असर शब्द और उसके गहरे मतलब दोनों पर होता है। तो सार यह है कि इन तीनों में एक क्रम है। जहां अभिधा और लक्षणा अपनी अपनी जगह जरूरी हैं, वहीं व्यंजना को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। असल में यही वो शक्ति है जो हमें कविता, व्यंग्य और गहरी बातों के असली मतलब तक पहुंचाती है। वो बातें जहां शब्द कुछ और कहते हैं और मतलब कुछ और ही निकलता है। अच्छा, अब ये सवाल जरूर उठता होगा कि भाई इन भारी भरकम सिद्धांतों को जानने की जरूरत क्या है? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या काम? देखिए, इसकी वजह यह है कि शब्द शक्ति को समझना हमें भाषा के जादू को बेहतर तरीके से महसूस करने में मदद करता है। चाहे वो किसी की शायरी हो, किसी कॉमेडियन का मजाक हो या दोस्तों के बीच की कोई आम बातचीत ही क्यों ना हो, यह हमें सतह के नीचे छिपे असली मतलब को देखने की एक खास नजर देता है।
असल में ये फर्क है सिर्फ शब्द सुनने में और बात की पूरी गहराई, उसके पीछे छिपे इरादे और भावना को समझने में। ये हमें एक बेहतर श्रोता और एक ज्यादा असरदार तरीके से बात करने वाला इंसान बनाता है। तो अगली बार जब कोई कुछ कहे या हम कुछ पढ़ें तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा, क्या यहाँ सिर्फ सीधा मतलब यानी अभिधा काम कर रही है, या फिर कोई छिपा हुआ इशारा यानी लक्षणा और व्यंजना भी अपना खेल खेल रही हैं। ये नया नजरिया दुनिया को देखने का तरीका कैसे बदल सकता है, सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है ना? कभी सोचा है कविता की कुछ पंक्तियां वो सिर्फ शब्द नहीं होती, है ना? उनके पीछे एक पूरी की पूरी दुनिया छिपी होती है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि वो कौन से साहित्यिक औजार हैं, कौन सा जादू है जो इन छुपे हुए मतलबों को बाहर लाता है। और हमारी ये खोज वो शुरू होगी इस एक खूबसूरत पंक्ति से। जरा इसे पढ़िए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये अपने आप में एक पहेली है। तो चलिए साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं, इसके राज खोलते हैं। सवाल तो यही उठता है ना कि मनोभला एक बच्चा कैसे हो सकता है, और वो भी रोशनी की लहरों पर तैरे। मतलब सीधा सीधा तो इसका कोई मतलब निकल नहीं रहा। तो फिर कवि कहना क्या चाहता है, यही तो हमें समझना है। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें शब्दों के पीछे के जादू को समझना होगा, जिसे कहते हैं शब्द शक्ति। और इसको समझने के लिए हमारे पास 3 चाबियां हैं। पहली सारोपा लक्षणा, दूसरी साध्यवसाना लक्षणा और तीसरी व्यंजना। तो तैयार हैं? चलिए एक एक करके इन दरवाजों को खोलते हैं। तो सबसे पहले उठाते हैं अपनी पहली चाबी, यह है लक्षणा। लक्षणा मतलब शब्दों का सांकेतिक अर्थ। मतलब जब कोई शब्द अपने सीधे साधे अर्थ से कुछ ज्यादा, कुछ और इशारा कर रहा हो। और इसका पहला प्रकार है सारोपा लक्षणा। अब ये सारोपा लक्षणा क्या है? बहुत आसान है। इसे ऐसे समझिए कि इसमें 2 किरदार होते हैं, एक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और दूसरा जिससे हम उसकी तुलना कर रहे हैं। और खास बात यह है कि सारोपा में दोनों का नाम साफ साफ लिया जाता है, बस एक के गुण उठाकर दूसरे पर रख दिए जाते हैं, एक तरह का आरोपण। तो चलिए अपनी उस पहली पर वापस चलते हैं। बालक मन, यहां देखिए मन भी है और बालक भी, दोनों का नाम लिया गया है। कवि ने क्या किया, उन्होंने बालक की जो चंचलता है, जो मासूमियत है, उसे उठाया और मन के ऊपर रख दिया, मन पर आरोपित कर दिया। बस यही तो है सारोपा लक्षणा। एक और उदाहरण देखते हैं, इससे बात और साफ हो जाएगी। यहां वह यानी कोई इंसान और चिंतामणि यानी वो चमत्कारी रत्न, दोनों का जिक्र है ना? उस इंसान को चिंतामणि जैसा कीमती और शक्तिशाली बताया जा रहा है। दोनों मौजूद हैं, इसलिए यह सारोपा है। तो ये तो हुआ आरोपण, मतलब एक चीज को दूसरी पर रखना। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर एक चीज दूसरी को पूरी तरह से निगल ही जाए, मतलब उसे अपने अंदर समा ले। बस यहीं से आती है लक्षणा की दूसरी और ज्यादा मजेदार किस्म, साध्यवसाना लक्षणा। यहां फर्क पता है क्या है? यहां जिससे तुलना की जा रही है वो चीज इतनी ताकतवर हो जाती है कि वो असल चीज को पूरी तरह से ढक लेती है, उसे गायब भी कर देती है। वाक्य में आपको सिर्फ वो मजबूत रूपक ही दिखेगा, असल चीज का नामो निशान नहीं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है मुख चंद्र है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां यह नहीं कहा गया कि मुख चंद्र जैसा है, नहीं, कहा गया है मुख चंद्र है। मतलब चेहरा इतना सुंदर है कि वो चांद ही बन गया है। उसने चांद को निगल लिया है या चांद ने उससे? अब सुंदर का बताने के लिए सिर्फ चंद्र कह देना ही काफी है। और मजे की बात यह है कि ये तो हम अपनी रोज की जिंदगी में भी करते हैं। जब कोई कहता है अरे लाल पगड़ी आ रही है, तो क्या हम पगड़ी को देख रहे होते हैं? नहीं, हम सब समझते हैं कि पुलिस वाला आ रहा है। यहां लाल पगड़ी ने पुलिस वाले को पूरी तरह निगल लिया है ना कमाल? और हां, ये सारी बातें कोई आज की नहीं है। ये भारतीय काव्यशास्त्र के बहुत पुराने और स्थापित सिद्धांत हैं। सदियों से हमारे साहित्य को इन्हीं सिद्धांतों ने इतनी गहराई दी है। तो अब दोनों में फर्क बिल्कुल साफ है ना? सारोपा में दोनों किरदार मौजूद हैं एक दूसरे के ऊपर, और साध्यवसाना में एक किरदार दूसरे को निगल जाता है, सिर्फ एक ही बचता है। एक में जैसा वाला भाव है तो दूसरे में वही है वाला भाव। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी और सबसे गहरी चाबी की तरफ। ये हमें मतलब कि उन गहराइयों में ले जाएगी जहां सीधे शब्द और इशारे दोनों फेल हो जाते हैं, और इसे कहते हैं व्यंजना। व्यंजना मतलब संकेत की शक्ति। इसे ऐसे समझिए जैसे फूल तो तोड़ लिया पर उसकी खुशबू हवा में रह गई। ये वही खुशबू है। ये वो मतलब है जो तब समझ आता है जब शब्दों के सीधे और सांकेतिक दोनों मतलब खत्म हो जाते हैं। जो अनकहा है वो है व्यंजना। और ये व्यंजना भी अपने आप में एक पूरी दुनिया है। इसके भी कई प्रकार हैं, कुछ छुपे हुए संकेत, कुछ जाहिर। कभी एक शब्द से संकेत मिलता है तो कभी पूरे वाक्य से। इससे पता चलता है कि भाषा की बारीकियों को कितनी गहराई से समझा गया था। और व्यंजना को समझने के लिए इससे बेहतरीन उदाहरण शायद ही कोई हो, रहीम का यह अमर दोहा। यहां पानी शब्द को देखिए, इसके 3 अलग अलग मतलब सुझाए गए हैं। मोती के लिए पानी का मतलब है उसकी चमक, इंसान के लिए पानी का मतलब है उसकी इज्जत, और छूने के लिए पानी का मतलब है जल। शब्द एक, लेकिन उसके पीछे छिपे संकेत 3। यही तो है व्यंजना का असली जादू। तो कुल मिलाकर बात यह है कि शब्दों की ना कई परतें होती हैं। पहली परत है सीधा मतलब, जिसे अभिधा कहते हैं।
दूसरी परत है सांकेतिक मतलब यानी लक्षणा, और सबसे गहरी तीसरी परत है सुझाया हुआ मतलब यानी व्यंजना। और एक अच्छी कविता वो इन तीनों परतों पर एक साथ काम करती है। तो अब जब अगली बार कोई कविता सामने आए तो सिर्फ शब्दों को पढ़ के आगे मत बढ़ जाइएगा, इन चाबियों का इस्तेमाल कीजिएगा। जरा रुककर सोचिएगा कि हाँ सारोपाय है, साध्यावसाना है, या फिर कोई गहरा संकेत, कोई व्यंजना छुपी है। क्या पता अर्थ का कौन सा नया खजाना हाथ लग जाए। कभी सोचा है जब कोई कहता है उसकी आवाज में जादू है तो इसका असली मतलब क्या होता है? शब्द सीधे सीधे जो कहते हैं वो तो बस एक शुरुआत होती है। आज ना हम शब्दों के पीछे छिपी एक जादुई शक्ति को समझने वाले हैं, जिसे काव्य की भाषा में लक्षणा कहते हैं। ये वो कला है जो शब्दों को जैसे पंख लगा देती है, उन्हें उनके डिक्शनरी वाले मतलब से कहीं कहीं आगे ले जाती है। चलिए सीधे एक मजेदार उदाहरण से शुरू करते हैं। आपने जरूर सुना होगा पंजाब शेर है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि पंजाब राज्य के 4 पैर और एक पूंछ है ना? तो भाई इसका असली मतलब है क्या? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही समझेंगे कि ये लक्षणा आखिर है क्या चीज। फिर हम इसके 2 बड़े रास्तों पर चलेंगे। एक है रूढ़ी जो परंपरा से बना है, और दूसरा है प्रयोजनवती जो किसी खास मकसद से बनाया जाता है। और आखिर में हम इसमें और भी गहराई में उतरेंगे। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पड़ाव, आखिर ये लक्षणा है क्या? ये शब्दों को उनकी छुपी हुई ताकत देती कैसे है? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, हर शब्द का एक कह सकते हैं ऑफिशियल मतलब होता है जो आपको डिक्शनरी में मिलेगा, लेकिन कई बार बात उस ऑफिशियल मतलब से बनती नहीं है। यहीं पे लक्षणा एक सुपर हीरो की तरह एंट्री लेती है। ये शब्द को एक नया सांकेतिक मतलब देती है जो उसके ऑफिशियल मतलब से जुड़ा तो होता है, पर उससे कई ज्यादा गहरा होता है। ये भाषा में इमोशन और कॉन्टेक्स्ट भरने का एक तरीका है। अच्छा, तो ये जो चार्ट है ना, ये है हमारा आज का रोड मैप। जैसा कि दिख रहा है, लक्षणा के 2 मेन रास्ते हैं। एक है रूढ़ी यानी परंपरा का रास्ता, और दूसरा है प्रयोजनवती यानी किसी खास मकसद का रास्ता। हम इन दोनों रास्तों पर एक एक करके चलेंगे और देखेंगे कि ये हमें कहाँ लेकर जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले पड़ाव पर, रूढ़ी लक्षणा। रूढ़ी का मतलब ही है परंपरा, वो बातें और मतलब जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं और हमारी भाषा का एक हिस्सा बन गए हैं। चलिए देखते हैं कि ये सदियों पुरानी परंपराएं शब्दों को कैसे एक नया रंग देती हैं। तो रूढ़ी लक्षणा में जो मतलब निकलता है वो किसी एक इंसान की देन नहीं है। ये तो वो मतलब है जिसे पूरा समाज सदियों से इस्तेमाल करता आ रहा है। ये इतना आम हो गया है कि अब कोई इस पर सवाल ही नहीं उठाता। ये भाषा का एक तरह का कस्टम या रिवाज बन चुका है। तो वापस आते हैं हमारे उसी उदाहरण पर, पंजाब शेर है। तो जब कोई कहता है पंजाब शेर है, तो असल में वो पंजाब के लोगों के साहस और बहादुरी को सलाम कर रहा होता है। यहां शेर बहादुरी का एक सिंबल बन गया है। और ये मतलब किसी कवि ने एक दिन में नहीं बनाया, ये सदियों की परंपरा से हमारी भाषा में रच बस गया है। यही है रूढ़ी लक्षणा की ताकत। ठीक है, तो रूढ़ी तो समझ आ गया। अब चलते हैं दूसरे रास्ते पर, प्रयोजनवती लक्षणा। यहां प्रयोजन का मतलब है एक विशेष उद्देश्य या इरादा। अब यहां मामला परंपरा का नहीं बल्कि इरादे का है। प्रयोजनवती लक्षणा में लेखक या बोलने वाला जानबूझकर एक ऐसा शब्द चुनता है जो एक खास तरह का फील या इम्पैक्ट पैदा करे। मतलब ये कोई अचानक हुई बात नहीं है, ये एक सोची समझी चाल है। हर शब्द के पीछे एक मकसद छिपा है। जरा इस उदाहरण को देखिए। आंख उठाकर देखने तो सामने हड्डियों का ढांचा था। ये सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर बन जाती है ना? यहां लेखक का मकसद सिर्फ ये बताना नहीं था कि वो इंसान पतला था। वो सीधा सीधा कह भी तो सकता था कि आदमी बहुत पतला था, लेकिन नहीं, पतला शब्द में वो दम नहीं है। हड्डियों का ढांचा कहने से हमारे दिमाग में एक दर्दनाक, दयनीय तस्वीर बनती है। यही वो गहरा असर है जो लेखक पैदा करना चाहता था। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक एहसास है। तो सीधी सी बात है, रूढ़ी लक्षणा भाषा का एक पब्लिक फीचर है जो परंपरा से बना है और सबके लिए फिक्स है। वहीं प्रयोजनवती लक्षणा एक प्राइवेट क्रिएशन है जिसे बोलने वाला किसी खास मकसद के लिए उसी वक्त बनाता है। एक में परंपरा की ताकत है तो दूसरे में इरादे की। अब हम थोड़ा और गहराई में उतरने वाले हैं। प्रयोजनवती लक्षणा के भी कुछ प्रकार हैं। हो सकता है ये थोड़ा टेक्निकल लगे, लेकिन घबराने की बात नहीं है। उदाहरणों से ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। चलिए देखते हैं ये बारीकियां क्या हैं। तो इसे हम 2 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला वो जहां मतलब तुलना या समानता पर आधारित होता है,
और दूसरा वो जहां मतलब किसी और रिश्ते जैसे नज़दीकी पर आधारित होता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहला प्रकार है गौणे लक्षणा। ये तब होता है जब हम दो चीज़ों में कोई गुण एक जैसा होने के वजह से एक को दूसरे का नाम दे देते हैं। यहाँ पूरी कहानी समानता पर टिकी है। जैसे कोई कहे मुख चंद्र है। अब जाहिर है चेहरा सच में चांद तो नहीं है, तो फिर कवि ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि दोनों में कुछ गुण एक जैसे हैं, सुंदरता, चमक, शांति। जब मतलब ऐसे ही गुणों की समानता पर टिका हो तो उसे गौणी लक्षणा कहते हैं। अब आते हैं दूसरे प्रकार पर, शुद्धा लक्षणा। यहाँ मतलब का आधार समानता नहीं बल्कि कोई और रिश्ता होता है, जैसे किसी चीज की नज़दीकी या उसका हिस्सा होना। इसे समझने के लिए इसके दो मजेदार प्रकार देखते हैं। इसका पहला प्रकार है उपादान लक्षणा। उपादान का मतलब है साथ लेकर चलना। इसमें हम असली मतलब को हटाते नहीं हैं, बल्कि उसके साथ एक और जुड़ा हुआ मतलब भी शामिल कर लेते हैं। दोनों मतलब मिलकर पूरी बात बनाते हैं। उदाहरण के लिए, भाले प्रवेश कर रहे हैं। अब भाले तो अपने आप चलकर कहीं नहीं जा सकते, है ना? उन्हें कोई लेकर जा रहा होगा। तो इसका असली मतलब है भाले पकड़े हुए सैनिक प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, हमने भाले शब्द को नहीं छोड़ा, बस उसके साथ सैनिक को भी जोड़ लिया। दोनों मिलकर ही मतलब पूरा कर रहे हैं। अब इसका दूसरा प्रकार देखते हैं, लक्षण लक्षणा। और ये पिछले वाले का बिल्कुल उल्टा है। यहां हमें असली मतलब को पूरी तरह से भूलना पड़ता है, उसे छोड़ना पड़ता है ताकि हम छुपे हुए मतलब तक पहुंच सकें। इसका एक क्लासिक उदाहरण है, कौवों से दही की रक्षा करो। अब सोचिए, क्या सिर्फ कौवे ही दही खराब कर सकते हैं? नहीं, कुत्ता, बिल्ली कोई भी कर सकता है। तो यहाँ कौवों शब्द का असली मतलब यानी पक्षी, उसे छोड़कर हम उसका सांकेतिक मतलब ले रहे हैं, वो हर कोई जो दही खराब कर सकता है। असली मतलब को पूरी तरह छोड़ना पड़ा। तो आज हमने शब्दों के पीछे छिपे रहस्यों को थोड़ा करीब से देखा। हमने समझा कि कैसे परंपरा और इरादे मिलकर भाषा को कितना खूबसूरत और गहरा बनाते हैं। अब सवाल यह है, इस नई समझ के साथ जब अगली बार कोई गाना सुनेंगे या कोई कविता पढ़ेंगे, तो क्या उसमें कुछ नए मतलब सुनाई देंगे? क्या शब्दों के पीछे छिपे इरादों को पकड़ पाएंगे? इस पर सोचिएगा जरूर। सोचा है कि जो शब्द हम रोज इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ वही नहीं कहते जो दिखते हैं। मतलब उनके अंदर ना अर्थ की कई परतें छिपी होती हैं, बिल्कुल एक प्याज की तरह। तो आज हम भारतीय काव्यशास्त्र की दुनिया में चलेंगे और शब्दों की इसी छिपी हुई शक्ति को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि भाई एक अकेले शब्द के सही में कितने मतलब हो सकते हैं? क्या सिर्फ एक या दो या शायद अनगिनत? और सच कहूं तो भाषा की यही गहराई तो है जो इसे इतना खूबसूरत बनाती है ना? अच्छा, तो इन सारे अलग अलग अर्थों को समझने की जो चाबी है उसे कहते हैं शब्द शक्ति। ये शब्द की अपनी एक अंदरूनी ताकत है, एक पावर जो उसके अलग अलग मतलब हम तक पहुंचाती है। कह सकते हैं कि ये एक तरह का सीक्रेट कोड है जिसे कवि लोग अपनी कविताओं में इस्तेमाल करते हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। सबसे पहले शब्दों की छिपी शक्ति को समझेंगे, फिर देखेंगे कि अर्थ के 3 प्रकार कौन कौन से हैं। उसके बाद व्यंजना यानी कि सुझाए गए अर्थ की दुनिया में चलेंगे। फिर अभिधा मूला व्यंजना के प्रकारों को देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि भाई ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्दों के पीछे जो रहस्य छिपे हैं उनकी पहली परत खोलते हैं। अब आते हैं उस बुनियाद पर, उस फाउंडेशन पर जिस पर भारतीय काव्यशास्त्र की पूरी इमारत टिकी हुई है, और ये है अर्थ के 3 प्रकार। देखिए, किसी भी शब्द में ना 3 तरह की पावर होती है। पहली है अभिधा, मतलब शब्द का बिल्कुल सीधा साधा जो डिक्शनरी में मतलब लिखा होता है वो वाला अर्थ। दूसरी है लक्षणा, ये थोड़ा टेढ़ा है, मतलब इसका सांकेतिक या मुहावरे वाला अर्थ। और तीसरी और जो सबसे दिलचस्प है वो है व्यंजना, ये वो अर्थ है जो सिर्फ सुझाया जाता है, इशारों में कहा जाता है। अच्छा, ये जो डायग्राम है ये एक तरह से हमारा रोड मैप है। इसमें साफ दिख रहा है कि कैसे व्यंजना आगे और शाखाओं में बढ़ जाती है। तो आज के इस विश्लेषण में हमारा पूरा फोकस व्यंजना पर ही रहेगा, क्योंकि कविता का असली जादू वो यहीं छिपा है। तो चलिए अब इन तीनों शक्तियों में से जो सबसे गहरी और पावरफुल शक्ति है व्यंजना, उस पर फोकस करते हैं। यही वो जगह है जहां कवि अपने दिल की बात सीधे सीधे नहीं बल्कि इशारों में कहते हैं। तो व्यंजना है क्या?
ये शब्द की वो ताकत है जो उसके सीधे और मुहावरेदार दोनों मतलबों से आगे जाकर एक तीसरा बहुत गहरा अर्थ बताती है, और इसी में कवि का असली इरादा, उसकी असली फीलिंग्स छिपी होती हैं। सच पूछे तो यही कविता की आत्मा है। अब देखिए, व्यंजना के भी मोटे तौर पर दो प्रकार होते हैं। एक है शाब्दी व्यंजना, इसमें जो छिपा हुआ मतलब है वो किसी एक खास शब्द पर टिका होता है। और दूसरी है आर्थी व्यंजना, जहां मतलब पूरे वाक्य या कॉन्टेक्स्ट से निकलता है। आज हम शाब्दी व्यंजना के ही एक हिस्से अभिधा मूला पर बात करेंगे। ये वो है जहां सिर्फ एक शब्द पूरे के पूरे मतलब का ताला खोल देता है। तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि ये अभिधाना मूला व्यंजना असल में काम कैसे करती है। और इसे समझने के लिए हमारे पास कुछ बहुत ही मज़ेदार उदाहरण हैं। देखिए, अभिधा मूला व्यंजना का जो मेन आइडिया है वो ये है कि कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। मतलब एक शब्द के भले ही कितने भी मतलब हों, लेकिन कवि अपने कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करके हमें ठीक वही मतलब बताते हैं जो वो बताना चाहते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पुराने ग्रंथों में ऐसे 15 अलग अलग तरह के कॉन्टेक्स्ट बताए गए हैं। जरा इस पंक्ति को सुनिए, शंख चक्र हरि कहे होत विष्णु को ज्ञान। अब इसमें जो हरि शब्द है उस पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, हरि शब्द के कई मतलब हो सकते हैं, बंदर भी, शेर भी और विष्णु भी। लेकिन जैसे ही साथ में शंख और चक्र का जिक्र आया तो इस संयोग की वजह से मतलब एकदम फिक्स हो गया। भाई, शंख और चक्र किसके पास होते हैं? विष्णु के पास। तो यहाँ हरि का मतलब सिर्फ और सिर्फ विष्णु ही हो सकता है ना कमाल? ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे कॉन्टेक्स्ट मतलब को कंट्रोल करता है। चलिए अब एक और उदाहरण देखते हैं। राम, कृष्ण, ब्रजभूषण जानो। यहाँ पर जो ध्यान देने वाला शब्द है वो है राम। अब राम का मतलब परशुराम भी हो सकता है और बलराम भी। लेकिन जैसे ही उनके साथ कृष्ण का नाम आया तो इस साहचर्य या कह लें कि एसोसिएशन की वजह से बात एकदम साफ हो गई। यहाँ राम का मतलब कृष्ण के भाई बलराम ही हैं। मतलब यहाँ शब्दों की दोस्ती ने ही उनका मतलब तय कर दिया। और अब आता है एक बहुत ही क्लासिक, बहुत ही मशहूर उदाहरण। बस इतना सा वाक्य है, सेंधव लाओ। सुनने में बहुत सिंपल है, लेकिन इसका मतलब सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सेंधव शब्द के दो मेन मतलब हैं, एक है नमक और दूसरा है घोड़ा। अब सोचकर देखिए, अगर कोई खाना खाते वक्त कहे सेंधव लाओ तो मतलब क्या होगा? जाहिर है नमक। और अगर वही इंसान लड़ाई की तैयारी करते हुए कहे सेंधव लाओ तो उसका मतलब होगा घोड़ा। तो यहाँ प्रकरण ने यानी कि सिचुएशन ने शब्द के मतलब को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये जो पन्ना दिख रहा है ये उसी मूल ग्रंथ का है और ये दिखाता है कि संयोग, साहचर्य और प्रकरण के अलावा भी बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि विरोध, सामर्थ्य, काल, जो किसी शब्द के छिपे हुए मतलब को तय करते हैं। इससे अंदाजा लगता है कि ये सिद्धांत कितना ज़्यादा डिटेल्ड और गहरा है। तो अभी तक हमने जो भी उदाहरण देखे उनका एक क्विक रीकैप इस टेबल में है। संयोग ने हरि को विष्णु बनाया, साहचर्य ने राम को बलराम बनाया और प्रकरण ने सेंधव को खाने की मेज पर नमक बना दिया। ये कॉन्सेप्ट को याद रखने का एक बढ़िया तरीका है। चलिए अब इस पूरी चर्चा के आखिरी हिस्से में चलते हैं और ये सवाल पूछते हैं कि ये जो सदियों पुरानी थ्योरी है इसका आज के ज़माने में क्या काम है, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो इसका सार, इसका निचोड़ बस एक लाइन में है, व्यंजना ही काव्य की आत्मा है। व्यंजना को समझना जानते हैं कैसा है? ये बिल्कुल एक चाबी मिलने जैसा है, एक ऐसी चाबी जो कवियों के दिमाग और दिल के दरवाजे खोल देती है, उनकी प्रतिभा और भावनाओं की उन परतों को सामने लाती है जो उन्होंने अपने काम में छिपा रखी हैं। और जब ये समझ आ जाता है ना, तो कविता पढ़ना सिर्फ पढ़ना नहीं रहता, वो एक गहरा रूहानी अनुभव बन जाता है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे छोड़ते हैं। ये जो छिपे हुए या सुझाए गए अर्थ की शक्ति है, ये आज के ज़माने की कविताओं में, हमारे पसंदीदा गानों में या यहाँ तक कि टीवी पर आने वाले विज्ञापनों में कहाँ-कहाँ देखने को मिलती है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।